गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि प्रीवियस क्लास में पार्ट 1 पढ़ा था एक्टिव पैसिव वॉइस का, उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, एक्टिव टू पैसिव चेंज करना सीखा था हमने। आज हम सीखेंगे टुडे वी शैल रीड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल हम पहले फॉर्मूला देखेंगे इसका। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका PV होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस नेगेटिव का सेंटर देखिए आप, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट बीइंग प्लस आपकी थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग ऑल्सो स्टार्ट होने वाले सेंटेंस देखिए। इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वही WHS वाला हु वाले सेंटेंस, हु इज एम आर प्लस by whom is MR plus object plus being plus आपकी थर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, एक्टिव से पैसिव के फॉर्मूलेज। अब सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं देखिए। Ram is driving a car. Next, he is not reading this novel. Next, are you calling me? Last day, who is ringing the bell? ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, सारे एक्टिव्स के सेंटेंस हैं, इसको पैसे में चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस होगा राम इज ड्राइविंग ए कार, तो इसका होगा अ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय राम। नेक्स्ट है ही इज नॉट रीडिंग दिस नॉवल, इसका होगा दिस नॉवल इज नॉट बीइंग read by him। फिर नेक्स्ट सेंटेंस इसका होगा, फर्स्ट आएगा एम आई बीइंग कॉल्ड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस होगा बाय whom is the bell being
रंग। ठीक है, ये सारे सेंटेंस थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस, उनको हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज किया। अब नाउ नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट फॉर परफेक्ट। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। का एवी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस सबकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पीवी होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव बनेगा इसका ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका इंट्रोगेटिव हेल्पिंग से स्टार्ट होना सेंटेंस पी होगा इसका ऐसा। फर्स्ट में आएगा हैज़ हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और WH इंट्रोगेटिव में WH हु वाला सेंटेंस होगा। फर्स्ट हम उसका ए भी देखते हैं, हु प्लस हैज़ हैव प्लस सबकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पीवी बनेगा बाय होम हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन आपकी थर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड। देखिए अब ये थे सारे प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस के फार्मूलाज। देखिए आप, पहले है हमारा सेंटेंस का फार्मूला, एवी का फार्मूला था, इसको हमने पीवी में चेंज किया अफर्मेटिव सेंटेंस का ये। फिर ये नेगेटिव का है, ये इंट्रोगेटिव हेल्पिंग उससे स्टार्ट होने वाले, और लास्ट में WH का हु वाले सेंटेंस तरह से चेंज होते हैं। ये सारे फार्मूलाज थे। अब इनकम सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं देखिए आप। You have taught English. I have not given her an expensive gift. Have you done your homework? Who has sung old songs? ठीक है, ये सारे एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है। इसे हमें पीवी में चेंज करना है, मीन्स पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस कैसा होगा, इंग्लिश हैज़ बीन टॉट बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें होगा फर्स्ट, जैसे दो ऑब्जेक्ट साथ में दे रखें तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये होगा, हर का आगे आ जाएगा, सी हैज़ नॉट
given, she has not been given an expensive gift by me. लास्ट इसमें होगा have your homework been done by you, done by you. और लास्ट सेंटेंस होगा by whom have all songs been sung, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये थे प्रेजेंट्स परफेक्ट के सारे एक्टिव टू पैसिव के सेंटेंस। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोलर द्रव्यमान यानी कि मोलिक्यूलर वेट, हम अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैं आज आपको और एग्जांपल्स दे रही हूँ। इसके लिए मैंने आपको एवरेज सबके एटॉमिक वेट लिखवाए थे। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़े और एग्जाम्पल जिससे हम किसी का भी मोलर मास या अणुभार कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट है, जैसे आपको दे दिया P4। P4 का आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉस्फोरस का परमाणु भार कितना है? एटॉमिक वेट कितना मैंने लिखवाया था? 31। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल हैं? 4। तो इसको आप क्या करोगे? तो कितना आ जाएगा? 124 ग्राम पर मोल। ठीक है ना। अगर एग्जाम में आ जाए सल्फर 8 का मोलर मास निकालना है, सल्फर का मैंने कितना बताया था? 32 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 256 ग्राम पर मोल। ये एक मोलर मास या अणुभार या आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का आपके एग्ज़ाम में आता है। PCl5 का, PCl5 का मोलर मास या आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 31 प्लस क्लोरीन कितना? 5, और एक क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 प्लस 35.5 यानी 35.5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 177.5। इन हमको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके? 208.5 ग्राम पर मोल। यानी हम किसी भी, आपको अगर हर परमाणु का आपको परमाणु भार पता है, औसत परमाणु भार पता है, तो आप किसी भी अणु का अणु भार ज्ञात कर सकते हैं। फिर हैं एग्ज़ाम में आपके बहुत सारे हैं, जैसे C2H5 COOH का आपको क्या कैलकुलेट करना है? मोलर मास के। कार्बन कितना होता है? 6। कार्बन का कितना होता है? 12। एटॉमिक वेट कितना होता है? 12। एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक वेट 12। प्लस हाइड्रोजन कितने? 5। कितना होता? 1 प्लस कार्बन वापस 12, 1 है तो फिर ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू 16 प्लस 1 कितना हो गया? 24 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1। इसको हम कैलकुलेट करेंगे
यानी कि सम करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 74 ग्राम पर मोल। यानी कि हम किसी भी अणु का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको जो मैंने टेबल लिखवाई है एवरेज एटॉमिक वेट वाली, औसत परमाणु भार वाली, तो आप इजीली किसी भी अणु का क्या निकाल सकते हैं, अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राम अणुभार। अगर हम अणुओं को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में करते हैं, वो का वही है। अगर हम परमाणु भार को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु भार में। परमाणु भार को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राम परमाणु भार, और अणु भार को भी हमने किस में रिप्रेजेंट किया, ग्राम में रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या हो गया, ग्राम अणु, क्या हो गया, अणुभार। फॉस्फोरस का अणुभार कितना 124 और ग्राम अणुभार कितना 124 ग्राम पर मोल। सल्फर का अणुभार कितना, सल्फर 8 का 256 और इसका ग्राम अणुभार कितना है 256 ग्राम पर मोल। अब हम पढ़ेंगे सूत्र द्रव्यमान, फॉर्मूला मास। किसी भी अभिक्रिया में जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं जो फॉर्मूला में जैसे यूज होते हैं, जैसे NaCl, ठीक है ना। अगर इसका हमको क्या निकालना है Na2SO4, जैसा उनका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या है उनका मोलर मास या उनका सूत्र भार या फॉर्मूला मास निकलता है। फॉर्मूला मास या सूत्र भार NaCl का निकालना तो Na का कितना 23 प्लस Cl का कितना, तो कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल, या इसको हम U से भी शो कर सकते हैं, एक ही बात है। Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, जैसा अगर फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमको उसका यूज़ करना है। अब यहाँ पे सोडियम के कितने मॉलिक्यूल्स एटम हैं, 2 हैं, तो हमको 2 से मल्टीप्लाई, कितना 23 प्लस सल्फर का कितना हो जाएगा 32 प्लस ऑक्सीजन 4 इंटू 16, 46 प्लस 32 और उसको क्या हो गया 64। इनको मल्टीप्लाई कर दो, एक हासिल अपन इसको क्या कर दो, सम कर दो, 6 10 दो, कितना हो गया 142 या 142। तो ये आप इजीली किसी का भी क्या निकाल सकते हो, फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए आपको ध्यान रखना कि आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनके आयनिक यौगिक का जो सूत्र होता है उनका भारी उनका क्या होता है, अणुभार होता है। तो किसी भी कंपाउंड का हम क्या निकाल सकते हैं, या किसी भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर वो कंपाउंड है तो हम क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मास में क्या है, जो फॉर्मूला दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या लेना है, उस एटम को लेना है और उसके अकॉर्डिंग हमको क्या लेना है, उसका परमाणु भार लेकर उसका सम करना है। ये मैंने एक दो एग्जांपल्स दिए हैं आपको, किसका भी निकाल सकते हो। जैसे आपको किसका निकालना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला में जैसे Na में या Na2 हो गया तो किसी में भी क्या हो जाए और चेंज हो सकता है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूँ नहीं कि सोडियम का 23 है तो वो 23 ही रहेगा एक एटम का, लेकिन फॉर्मूला में जो हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस रूप में हमको उसको ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट मतलब मोल अवधारणा, ये आपके इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि बच्चों कि अगर हम कोई चीज़ लेने जाते हैं मार्केट में, अगर हमको 1 दर्जन लेनी है तो हम 12 देते हैं, अगर हमको 20 लेनी है तो क्या बोलते हैं उसको 1 स्कोर। लेकिन जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उनको हमको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ चाहिए, इसके लिए मोल अवधारणा के बारे में सोचा गया। 1 मोल क्या है, 1 मोल पदार्थ की वह संख्या है
या वह मात्रा हैं जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया? 1 मोल का जो आपके मतलब है, 1 मोल पदार्थ मतलब कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में जितने कण प्रेजेंट होते हैं वो 1 मोल के बराबर माने गए हैं। ये आपके डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती हैं। कि मोल अवधारणा को आपको लिखनी है। कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में जितने कण प्रेजेंट होते हैं वो 1 मोल के बराबर होते हैं। और ये जो कार्बन 12 हैं उसके 12 ग्राम में कितने कण होते हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कण। ये पूरा डेरिव करके निकाला गया तो 12 ग्राम में कितने कण होते हैं? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसको बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर। ये हम आपने पढ़ा होगा। तो किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में होते हैं। तो 1 मोल 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 23। 1 मोल अगर एटम ले लूँ, परमाणु या एटम, तो क्या हो जाएगा? 6.023 इंटू परमाणु या एटम। 1 मोल अणु बराबर 1 मोल अणु बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणु। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 1 मोल जो मतलब होता है, 1 मोल परमाणु पूछे तो भी 6.02 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल अणु मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अणु। 1 मोल इलेक्ट्रॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल फॉर आयन पूछे तो भी यही होते हैं। यानी किसी भी पदार्थ के जो 1 मोल होता है वो किसके बराबर होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कण के बराबर। ये कण अणु, आयन, परमाणु या इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये आपके हैं मोल अवधारणा। मोल अवधारणा से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? मोल अवधारणा से हम ग्राम परमाणु भार, ये आपके मोल अवधारणा से हम क्या क्या डेरिव कर सकते हैं या क्या क्या निकाल सकते हैं? ग्राम परमाणु भार, ग्राम एटॉमिक मास, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राम एटॉमिक मास जो होता है, अगर एग्जाम में पूछे कि 1 ग्राम मोल यानी 1 ग्राम परमाणु, सिंपल है। अभी अपन ने पढ़ा 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम परमाणु मतलब क्या होता है? 1 मोल एटम। और ये किसके बराबर है? 6.02 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 23। अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कि किसी का भी एग्जाम्पल दे दें आपको, कैल्शियम का ग्राम परमाणु भार या कैल्शियम के 1 मोल में, कैल्शियम का 1 मोल, कैल्शियम के 1 मोल में या कैल्शियम के 1 ग्राम परमाणु में कितने परमाणु होंगे? तो कितने होंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास यानी 1 ग्राम परमाणु बराबर 1 मोल एटम। 1 मोल एटम मतलब बराबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु या एटम। 1 मोल एटम। फिर अगर ग्राम एटॉमिक मास पूछे तो भी हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। और हम फिर क्या निकाल सकते हैं? ग्राम वॉल्यूम भी हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया था और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होती है, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी किसको बोलते हैं हम, तो जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम जो वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी या एब्सोल्यूट स्पीड बोलते हैं। और किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए थे, न्यूमेरिकल को भी सोल्व किया था हमने, एयर जेट वाला न्यूमेरिकल किया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेटेड मोशन, या जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, तो हमने जब स्पीड के क्लासिफिकेशन किए थे, ठीक है, या हम कह सकते हैं एक्सेलरेटेड स्पीड भी कह सकते हैं या एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, स्पीड। तो हमने लास्ट क्लास में स्पीड के बारे में या प्रीवियस क्लास में या पिछली जो क्लासें हमने पढ़ी उसमें हमने जो पढ़ा था वो किसके बारे में पढ़ा था, हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था, हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। तो जब स्पीड और वेलोसिटी के हमने क्लासिफिकेशन किए थे तो उसमें हमने क्लासिफिकेशन देखे थे कि यूनिफॉर्म स्पीड होती है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में हमने क्या देखा था कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, यानी इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो वो क्या होती है, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड होती है, या फिर हम कह सकते हैं उस मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब दूसरा हमने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या था कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल डिस्टेंस टाइम कैसा इक्वल है, हर 1 सेकंड में हम देख रहे हैं तो जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है वो कैसा कर रहा है, डिफरेंट कर रहा है। कैसा कर रहा है, डिफरेंट कर रहा है। तो उस मोशन को, उस स्पीड को हमने बोला था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोला था। क्या बोला था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है वो कैसी होती है, वेरिएबल होती है। कैसी होती है, वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि हर सेकंड में, जैसे कि हमने देखा कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, हमने देखा 1 सेकंड में कि तो 1 सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 मीटर। अगले 1 सेकंड में हमने देखा तो अगले 1 सेकंड में इसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगले 1 सेकंड में हमने देखा तो अगले 1 सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 6 मीटर किया। तो ये टाइम कैसा है, तो इंटरवल कैसा है, यानी टाइम पीरियड कैसा है, फिक्स है, 1 सेकंड। पर जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो कैसा है, चेंज है, कि हर बार डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल करता है। तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। या हमको इसी स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उस मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या हम कह सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसको, एक्सेलरेशन बोलते हैं। कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि हमने हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या 1 डायमेंशनल मोशन। तो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे ही इसने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर कोई पॉइंट है और यहाँ पर जो कोई पॉइंट है वहाँ पर टाइम कितना हुआ, t1 टाइम। t1 टाइम पर हमने देखा उसका स्पीडोमीटर, उस बाइक की स्पीडोमीटर में हमने देखा तो हमको जो स्पीड मिली वो कितनी मिली, v1 मिली। अब जैसे ही आगे चला कुछ डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, और ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर टाइम कितना हो गया, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो साथ साथ में बदलती रहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो 2 क्वांटिटी ऐसी है जो साथ साथ में चेंज होती रहती है। ठीक है, और वो कौन सी है, एक तो पोजिशन चेंज होगी और दूसरे क्या होगा, टाइम चेंज होगा। क्योंकि टाइम कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, टाइम अपना काम करता रहता, टाइम रेगुलर चेंज होता रहता है। तो जैसे हमने देखा कि कुछ समय बीता और टाइम कितना हो गया, t2 टाइम हो गया, और t2 टाइम पर हमने देखा ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 है। अब यहाँ से यहाँ आने में जब इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, v1 से इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, v2, तो v1 से इसकी वेलोसिटी v2 होने में इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वो डिस्टेंस कितना है, x। वो डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो अब इसने जो टाइम t1 से t2, अब इन दोनों का टाइम का डिफरेंस निकाला हमने, तो टाइम का डिफरेंस जो मिला हमको वो क्या मिला, t2 माइनस t1, और t2 माइनस t1 को हमने क्या बोल दिया, t। यानी इन दोनों के टाइम में, यानी t टाइम में चेंज इन स्पीड, इन हम लिखेंगे इन t टाइम चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इन t टाइम
चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, तो यहाँ से v1 से v2 होने में वेलोसिटी का v1 से v2 होने में टाइम कितना लगा, t लगा, ठीक है। तो इन t टाइम चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना हुआ, तो वेलोसिटी के अंदर चेंज हुआ v2 माइनस v1, कितना चेंज हुआ, तो वेलोसिटी के अंदर अगर हमको चेंज निकालना है, पहले वेलोसिटी कितनी थी, t1 टाइम पर v1 थी, t2 टाइम पर कितनी थी, v2 थी, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, तो v2 माइनस v1, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी होगी, v2 माइनस v1, ठीक है। तो अगर t टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, v2 माइनस v1 हुई है, तो 1 सेकेंड में, या हम कह सकते हैं या t सेकेंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, तो वेलोसिटी चेंज हुई है v2 माइनस v1, तो 1 सेकेंड में, देयरफॉर 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी चेंज होगी वो कितनी हो जाएगी, तो v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t, क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t, क्यों, क्योंकि t सेकेंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो इन t सेकेंड चेंज ऑफ वेलोसिटी v2 माइनस v1, तो देयरफॉर 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी चेंज होगी वो कितनी हो जाएगी, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t, ठीक है। यानी 1 सेकेंड में जितनी वेलोसिटी में चेंजेस होंगे वही क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन, क्या होता है, एक्सेलरेशन, या उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, तो ठीक है। तो 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी के अंदर चेंजेस होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, तो 1 सेकेंड में जितना वेलोसिटी के अंदर चेंज होता है वही क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में हमने देखा कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी जितनी चेंज हुई वही क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है। तो हमने लिखा टाइम, और टाइम के रेस्पेक्ट में देखा है तो टाइम के यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is acceleration, तो टाइम के रेस्पेक्ट में कि जैसे हमने देखा कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, v1 है, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, v2 है, और टाइम v1 वेलोसिटी पे कितना था, t1 था, और v2 वेलोसिटी जब हुई तब टाइम कितना है, t2 है। तो टाइम चेंज हुआ और टाइम पीरियड कितना है, ये जो टाइम है ये t है, वो क्या है, टाइम पीरियड है, वो क्या है, टाइम पीरियड, क्योंकि चेंज इन टाइम है, तो चेंज इन टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। तो t क्या है, हमारा टाइम पीरियड है। तो t टाइम में जितनी वेलोसिटी चेंज होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, अब हमने देखा कि जब टाइम t चेंज हुआ, टाइम कितना हुआ t, कि जब वेलोसिटी को v1 से v2 होने में टाइम कितना लगा, t टाइम लगा। तो अब v1 से v2 होने में कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी या कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर हुआ। तो हम लिख सकते हैं इन x डिस्प्लेसमेंट चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हो गया, चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो v2 माइनस v1, ठीक है। तो इन x डिस्प्लेसमेंट में जो वेलोसिटी के अंदर चेंज हुए वो कितने हो गए, v2 माइनस v1 हो गए। तो 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट में, देयरफॉर यहाँ लिख रहे हैं हम, यहाँ क्योंकि दिखेगा नहीं या फिर दिखेगा यहाँ, तो इन देयरफॉर 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट कितना, यूनिट डिस्प्लेसमेंट, और यूनिट डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो वेलोसिटी के अंदर चेंज होंगे वो कितने हो जाएंगे, तो वेलोसिटी के अंदर चेंज हो जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाय x, कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय x। यानी जब डिस्प्लेसमेंट कितना होता है x, तब वेलोसिटी कितनी चेंज होती है, v2 माइनस v1। तो जब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट होगा, तब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय x, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो हमने क्या बनाया, तो हमने जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बनाया विद रेस्पेक्ट टू टाइम की, जब वेलोसिटी चेंज होती है तब टाइम के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यूनिट वाला हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रेट ऑफ
चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में हमने देखा तो जो क्या हुआ, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या फिर हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का अगर सिंपल डेफिनेशन बनाए तो कि उसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, तो हम सिंपल सी डेफिनेशन उसकी बना सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, ठीक है, या हम कह सकते हैं यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, यानी इकाई समय में जितनी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, यानी यूनिट टाइम में जितनी भी वेलोसिटी चेंज होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा कि जैसे कि हमने यहां से हम देखते हैं, तो एक्सेलरेशन का सिंबल जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, ए फॉर एक्सेलरेशन, तो उसका जो सिंबल हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, ए लेते हैं। तो अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में देखें तो वेलोसिटी कितनी हो गई, तो वेलोसिटी हो गई v2 माइनस v1, कितनी होगी, यानी v1 से v2 हो गई, तो डिफरेंस कितना आ गया वेलोसिटी का, तो यूनिट टाइम में जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया, v2 माइनस v1, और टाइम कितना, यूनिट टाइम कितना है, t ले लिया सपोज हमने, तो टाइम के अंदर यहाँ पर जब v1 वेलोसिटी थी जब टाइम कितना था t1, और जब वेलोसिटी v2 हो गई तो टाइम कितना हो गया t2, तो जो टाइम का डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा t2 माइनस t1। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं और करके dv/dt, क्या लिख सकते हैं, dv/dt, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, क्या कह सकते हैं, dv/dt। अब ये जो एक्सेलरेशन हमारी जो क्वांटिटी, नई क्वांटिटी जिसके बारे में हमने देखा वो कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है, तो हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको हम मेजर करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो लास्ट पिछली क्लास से हमने जो पढ़ी है उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर करना चाहते हैं। अब मेजर करना चाहते हैं तो उसकी कोई कोई यूनिट होगी, अब उसका कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगा, और उसी स्टैंडर्ड मेजरमेंट को, वो मेजरमेंट क्या है उसको हम देखने वाले हैं। तो वेलोसिटी जो क्वांटिटी है हमारी वो कौन सी क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी जो हमारी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो भी, एक्सेलरेशन क्या है, तो जो वेलोसिटी का डिफरेंस, तो वेलोसिटी का डिफरेंस इन यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी का डिफरेंस होगा वही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कौन सी क्वांटिटी है, तो वो हमारी है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन हमको कैसे मिलेगी, तो ये जो वेक्टर, वेलोसिटी के जो वेक्टर है इनका सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमको क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन वाज गिवन बाय सब्सट्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी के सब्सट्रैक्शन करेंगे हम, v2 माइनस v1 करेंगे तो उससे हमको किसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमको मिल जाएगी। और हम जब वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तब हम निकालेंगे कि जो एक्सेलरेशन होती है उसकी डायरेक्शन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो जो एक्सेलरेशन है हमारी वो कौन सी डायरेक्शन, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट क्या है, तो ये क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंस है। तो वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो यूनिट, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट हो जाएगी हमारी, अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड में क्या है, टाइम, सेकेंड, ठीक है। जब सेकेंड के ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा पर सेकेंड, ठीक है। तो पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये किसकी यूनिट होगी, तो ये यूनिट होगी हमारी एक्सेलरेशन की। और ये इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, तो और करके हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमको इसका डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो इसके डायमेंशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम यानी क्या है, मीटर, और मीटर क्या है, लेंथ, यानी क्या आ गया, L1, ठीक है। और एस क्या है, टाइम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो क्या हो जाएगा,
टी की पावर -2, ठीक है। और m कितना है, तो मास तो कुछ भी नहीं है, तो मास को हम नहीं लिखे, या अगर हम लिखे तो उसकी पावर हमको कितनी करनी पड़ेगी, 0। यानी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया एक्सेलरेशन का, m0 L1 t -2। ये किसका फॉर्मूला हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हमारा एक्सेलरेशन का, और ये हमारे एक्सेलरेशन की क्या हो गई, यूनिट हो गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की सिंपल सी डेफिनेशन आपको क्या ध्यान रखनी है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि यूनिट टाइम में जितनी वेलोसिटी के अंदर चेंजेस होंगे वही क्या है, जो वेलोसिटी के अंदर चेंजेस की जो डिफरेंस है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, कि एक यूनिट टाइम में, या फिर हम बोलेंगे जब वेलोसिटी को v1 से v2 होने में जितना डिस्प्लेसमेंट है तो वही क्या है हमारा एक्सेलरेशन, वही क्या है एक्सेलरेशन। तो v2 माइनस v1 करेंगे डिवाइड बाय x कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। या फिर हम v2 माइनस v1 करेंगे डिवाइड बाय t कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिट क्या है, तो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन है m0 L1 t -2 है, फॉर्मूला क्या हो गया, v2 माइनस v1 t2 माइनस t1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। और इसका फॉर्मूला दूसरा हम कह सकते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, तो ये क्या है, तो जब वेलोसिटी v1 से v2 हुई तो v1 कुछ वेलोसिटी थी, v2 कुछ वेलोसिटी थी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, स्मॉल। तो स्मॉल यानी dv क्या होता है, स्मॉल वेलोसिटी इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के बारे में दूसरी चीज़ें जो हमको साइन कन्वेंशन पढ़ना है वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आपने देखा था प्रीवियस वीडियो में देखा हो तो हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस स्टार्ट की थी, और क्लोरोप्लास्ट का जो मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर ये प्रेजेंट होता है उनके अंदर शेप्स क्या होता है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितने होते हैं उसके बारे में हमने देख लिया था, यानी 1 to 500 के बारे में हमने देख लिया था। जैसे 1 इन पर सेल, तो क्लेमाइडोमोनास और इलियोथ्रिक्स आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट होता है और आपके कंपिटिटिव एग्जाम में एग्जाम्पल ही मेनली पूछा जाता है। इसके बाद 1 to 16 के बारे में देखा तो स्पायरोगायरा, इसके बाद 20 to 40 पर सेल, तो आपको पता होना चाहिए आपने जितने भी नॉर्मल प्लांट्स है यानी बाहर जो हम देखते हैं हायर प्लांट जिनको हम कहते हैं उन सब के अंदर कितना होता है 20 to 40 पर सेल, यानी एंजियोस्पर्मिक जितने भी प्लांट है उनके अंदर हर सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं 20 to 40। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है आपका 500 पर सेल। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसी कौन सी सेल है जिनके अंदर 500 क्लोरोप्लास्ट एक साथ प्रेजेंट होते हैं एक ही सेल के अंदर, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो है आपका कारा। और कारा जो होता है उसके किस सेल्स के अंदर इतने सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, तो वो होती है आपके इंटरनोडल सेल्स। कारा की कौन सी सेल्स होती है, इंटरनोडल सेल्स। इसके बाद हमने शेप्स के बारे में देखा था डिफरेंट टाइप्स के, तो डिफरेंट शेप्स की बात करें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो इंटरनली हम देखते हैं वो सेम होता है सबके अंदर, लेकिन उनका जो सेल के अंदर अरेंजमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग उनका शेप क्या होता है डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास है तो कप या हॉर्सशू शेप होता है, और हमने देखा भी है स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको मैंने बताया भी था। इसके बाद आपके आ जाता है सेकंड जो स्ट्रक्चर देखा था हमने वो गर्डल शेप था, और गर्डल शेप के बाद अगर आपके नेक्स्ट आता है तो वो है आपके रिबन शेप, यानी रिबन लाइक होता है। आपने रिबन देखी भी होगी, स्ट्रेट अपन करके देखते हैं तो फोल्ड, तो रिबन शेप किसके अंदर होता है स्पायरोकारा के अंदर, और आपके गर्डल शेप यूलोथ्रिक्स के अंदर। इसके बाद जो नॉर्मल हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कैसा शेप होता है ओवल और डिस्कोइडल, और जो आज हम शेप पढ़ने वाले हैं वो कौन सा होगा ओवल और डिस्कोइडल शेप के अंदर ही पढ़ेंगे कि आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा दिखता है। भले हॉर्सशू शेप पढ़ो तो भी वैसा ही होगा इंटरनली, लेकिन हमको वैसा बनाना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली हम जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो कौन सा होता है ओवल या डिस्कोइडल शेप ही पढ़ते हैं। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो पढ़ने वाले आज उसमें हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, मेनली क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और कैसा होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपका क्या होता है डाइमॉर्फिक ऑर्गेनल होता है। क्लोरोप्लास्ट आपका कैसा होता है डाइमॉर्फिक ऑर्गेनल। अब ये डाइमॉर्फिक ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो दो टाइप का होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट होगा लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो दो टाइप का होगा, और दो टाइप का कैसे होता है तो डाइमॉर्फिक ऑर्गेनल का मतलब हो जाएगा एक होगा आपका ग्रेनल जिसके अंदर ग्रेना प्रेजेंट हो, और एक हो जाएगा आपका ए ग्रेनल जिसके अंदर ग्रेना
एब्सेंट होते हैं। अब ये ग्रेनल क्या है, ए ग्रेनल क्या है, उसके बारे में हम नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसी में डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान रखना, आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा है, डायमॉर्फिक ऑर्गेनल होता है। डायमॉर्फिक ऑर्गेनल का मतलब जिसके अंदर ग्रेना प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, और जिसके अंदर एब्सेंट होंगे ग्रेना उसको हम क्या कहेंगे, ए ग्रेनल या ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। इसलिए इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, डायमॉर्फिक ऑर्गेनल भी कहते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो आपको पता हो तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या, एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। अब ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है, आपने प्रीवियस वीडियो अगर देखे हो ना, आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है। और यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ आपको, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनल जिसके अंदर सेल्फ उसका क्या प्रेजेंट हो, डीएनए प्रेजेंट हो। भले वो सेमी मतलब डीएनए भले आपका सर्कुलर हो, किसी भी फॉर्म में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन खुद का इनके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी उनके अंदर अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। और वो डीएनए किस फॉर्म में होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। भले वो सर्कुलर हो लेकिन इनका खुद का डीएनए होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी उनके अंदर होता है। ये क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन जैसे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करते हैं वैसे वैसे ये भी कर सकते हैं। तो ये खुद सेल्फ अपना ऐसा काम कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर हमने बात की थी, कैसा पढ़ेंगे, ओवल या डिस्कोइडल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो ये जैसे हो जाएगा आपका ओवल या डिस्कोइडल ऑर्गेनल, समझ लीजिए आपका क्लोरोप्लास्ट है। और ये कैसा होता है, तो ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया होता है वैसा ही ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन थी वो तो क्या थी, सर्कुलर हमने बनाई थी, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन थी वो क्या थी, वो फोल्डेड थी। लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन सेम स्ट्रक्चर की होती है। इसके बाद देखें इसके अंदर डिफरेंस क्या है, ये हो जाएगी इसकी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके अंदर प्रोटीन की मतलब कितना क्वांटिटी होती है प्रोटीन की, इसके अंदर जो होता है प्रोटीन वो कितना होता है, लेस प्रोटीन होता है। अभी कंपैरिजन भी हम कर लेंगे, लेस प्रोटीन। और ये कैसी होती है, तो ये परमिएबल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे पढ़ा था वैसे ही देख रहे हैं हम, ये कैसी होती है, परमिएबल होती है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, यानी इनर मेम्ब्रेन, तो आपकी जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो कैसी होगी, तो यहाँ पे लेस प्रोटीन था तो इसके कंपैरिजन में इसमें प्रोटीन क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो मोर प्रोटीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर प्रोटीन। इसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है देन कंपैरिजन टू आउटर मेम्ब्रेन। अपन कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, आउटर और इनर का। इसके बाद जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे लिखा हमने परमिएबल, मतलब कंप्लीटली इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, जा सकता है, पास हो सकती है चीज़ें। लेकिन ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। अब ये सेलेक्टिवली परमिएबल को या सेमी परमिएबल को बात एक ही होती है, लेकिन मैंने आपको डिफरेंस बताया सेलेक्टिवली और सेमी परमिएबल क्या होता है। आपने प्रीवियस वीडियो जब सेल स्टार्ट किया था हमने तब हमने बात की थी, तो आपको वो डिफरेंस भी याद रखना। लेकिन इसको सेलेक्टिवली एज वेल एज सेमी परमिएबल भी कह सकते हो आप। यहाँ पे कोई मतलब आपके लिए बाउंडेशन नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सेलेक्टिवली और सेमी परमिएबल का मतलब अलग होता है। अलग क्यों होता है वो मैंने आपको वहाँ पर बता दिया था स्टार्ट में। इसके बाद ये तो हो गया आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर इनवेजिनेशन होता है। क्या होता है, इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन मतलब यहाँ से प्रोसेस अराइज होती है, समझ लीजिए। अब यूँ समझ लीजिए यहाँ से इनवेजिनेट हो रहा है, जैसे अपन बनाएंगे स्ट्रक्चर तो ये इनवेजिनेट होता है और उसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जैसे ये इनवेजिनेट होगा और यहाँ से ये मेम्ब्रेन क्या होती है, अंदर की तरफ इनवेजिनेट होती है और स्ट्रक्चर बनाती है। अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखेंगे हम। ये स्टैक लाइक या कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे पे अरेंज होते हैं। अब ये जो सिंगल कॉन लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ये समझ लीजिए सिंगल जो स्ट्रक्चर है कॉन लाइक, जैसे अपन ने बनाया है ये वाला, ये एक सिंगल हो गया। तो ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, थाइलेकोइड। इसको क्या कहेंगे, थाइलेकोइड। और ये कॉइन लाइक क्या हो गया, अरेंज हो चुका है यहाँ पे। और कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है यहाँ पे, स्टैक ऑफ कॉइन यूँ कहते हैं इसको। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ग्रेनम। क्या कहेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर को यहाँ पे कहेंगे ग्रेनम। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो स्ट्रक्चर हो गया, और ये जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को कहते हैं स्ट्रोमा।
उस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। जैसे हमने मैट्रिक्स लाइक ही फ्लूइड होता है इसके अंदर, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ा था, तो जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हमने क्या कहा था, मैट्रिक्स कहा था। वैसे वैसे आपके ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्ट्रोमा। ये कैसा होता है, तो ये आपके सेम एज होता है मैट्रिक्स की तरह ही, तो ये हो जाएगा स्ट्रोमा। इसके बाद ये हो गया आपका थाइलेकोइड और ये हो जाएगा आपका ग्रेनम। पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ग्रेनम और सिंगल कॉइन को हम क्या कहेंगे, थाइलेकोइड। आपको ये ध्यान रखना। और ये एक ही नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने जितना यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है समझने के लिए उतना ही मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इसके बाद एक आधा यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक दूसरे पे क्या होते हैं, कॉइन लाइक अरेंज होते हैं। और ये हो गया आपके थाइलेकोइड एक सिंगल, और पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, आपका ग्रेनम कहलाएगा। और ये आपस में क्या होते हैं, ये आपस में भी इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये क्या होते हैं, आपस में भी इंटरकनेक्टेड होते हैं। और जो ये इन्वेजिनेशन है, मतलब आपस में इंटरकनेक्टेड हो या फिर जो पीछे से इनको ज्वाइन करने का काम कर रही है, यानी ये जो इन्वेजिनेट हो रही है आपकी मेम्ब्रेन, तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा लेमेली। इसको क्या कहेंगे हम, स्ट्रोमा लेमेली। ये हो जाएगा आपका स्ट्रोमा लेमेली। ये हो गया आपका स्ट्रोमा। ये जो इन्वेजिनेशन है उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा लेमेली। ये कहलाएगा आपका थाइलेकोइड्स। और कंप्लीट जो स्टॉक लाइक कॉइन है, मतलब सारे जो एक साथ थाइलेकोइड्स अरेंज होते हैं, उन अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। यानी वो स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका ग्रेना, जिसको हम ग्रेनल भी कह सकते हैं। तो ये हो गया ग्रेनम। और ये जो फ्लूइड है इसके अंदर वो क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा कहलाएगा। और इसके अंदर हमने कहा था इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ये हो जाएगा सर्कुलर डीएनए। और इसके अंदर अपना खुद का क्या होता है, सेल्फ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसा माइटोकॉन्ड्रिया था आपका। और ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ही है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो जाएंगे राइबोसोम्स। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो ये होते हैं 70S टाइप। आपको ये भी ध्यान रखना है। अब स्ट्रोमा की अगर अपन बात करें, इसकी स्ट्रोमा की बात करें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की ध्यान रखना है आपको कि भाई इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रोमा जो होता है वो क्या होता है, रिच इन एंजाइम्स, रिच इन एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डार्क रिएक्शन। रिच इन एंजाइम फॉर डार्क रिएक्शन, मतलब जो डार्क रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम होते हैं वो सारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपके स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, स्ट्रोमा जो उसी के अंदर क्या होता है, उसी के अंदर आपके डार्क रिएक्शन होती है। ये डार्क रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे जब फोटोसिंथेसिस वाले आपके चैप्टर आएंगे। लेकिन आपको ये कंप्लीट है स्ट्रक्चर, तो आपको फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर जो होगा वो ऑटोमेटिकली इजीली समझ में आ जाएगा। यूँ समझ लीजिए आपका बेस है उस हायर चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो जो आपका स्ट्रोमा होता है उसमें क्या होता है, रिच इन एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन, मतलब इसके लिए अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं ऐसे जो डार्क रिएक्शन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें अपन तो रूबिस्को। रूबिस्को का आपने नाम सुना होगा, रूबिलोस बायफॉस्फेट इसको कहते हैं, रूबिलोस बायफॉस्फेट। और ये क्या होता है, मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा कोई प्रोटीन अगर पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है तो वो कौन सा है, रूबिस्को ही होता है। क्यों होता है ऐसा, तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे अर्थ पे देखा होगा तो प्लांट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स भी ज़्यादा होगी, और उनके अंदर पर सेल्स के अंदर अगर 500 मतलब क्लोरोप्लास्ट भी है तो उन सबके अंदर रूबिस्को तो प्रेजेंट होगा। इसलिए जो डार्क रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, रूबिस्को होता है। और ये मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन होता है इन द वर्ल्ड। तो आपको ध्यान रखना, मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा कोई प्रोटीन पाया जाता है तो वो कौन सा, यूँ पूछे तो आपको ध्यान रखना है रूबिस्को, जिसको क्या कहते हैं, रूबिलोस बायफॉस्फेट भी कहा जाता है। इसके बाद ये जो रूबिस्को है, ये तो हो गया स्ट्रोमा की बात कर रहे थे अपन। तो स्ट्रोमा जो है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो रिच इन एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर डार्क रिएक्शन। रूबिस्को एंजाइम मतलब रूबिस्को इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, ये भी एंजाइम क्या है, डार्क रिएक्शन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब इसके बाद इस स्ट्रोमा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर डाइवेलेंट आयन होते हैं। एक तो आपका सर्कुलर डीएनए, वो भी किसके अंदर प्रेजेंट है, आपके वो आपके किसके अंदर प्रेजेंट है, देख रहे हैं हम, स्ट्रोमा के अंदर ही प्रेजेंट है। इसके बाद इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, तो राइबोसोम्स। इवन आपके जो ग्रेना है, ग्रेनम भी किसके अंदर प्रेजेंट है, आपके स्ट्रोमा के अंदर ही प्रेजेंट है, तो ग्रेनम हो गया। इसके बाद अगर अपन देखें तो राइबोसोम्स हो गया, राइबोसोम 70S टाइप का, सर्कुलर डीएनए हो गया, आपका ग्रेनम हो गया। ये सब किसके अंदर प्रेजेंट है, तो आपके स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है। और इसके अंदर कुछ डाइवेलेंट आयन भी होते हैं, क्या होते हैं, डाइवेलेंट
आयंस। तो डाइवेलेंट आयंस कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, इसके बाद है आपका मैग्नीज और फेरस यानी आयरन। ये सारे डाइवेलेंट आयन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है। भाई डार्क रिएक्शन तो यहाँ पे हो गई, जो विदाउट लाइट यूँ कह सकते हैं अपन, पर आपके जो थैलेकोइड्स होते हैं, इन पर थैलेकोइड्स में मतलब जितने भी थैलेकोइड्स हैं उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, या फिर इसको अलग कलर की चौक से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिखे भी सही। तो आपको ध्यान रखना है जितने भी थैलेकोइड्स है इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। आपको क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, थाइलेकोइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आपके थाइलेकोइड्स के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल होता है और थैलेकोइड जो होता है, ये क्या होता है, थैलेकोइड्स के अंदर क्या होगा, तो थैलेकोइड्स के अंदर होती है लाइट रिएक्शन। क्यों लाइट रिएक्शन होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल होता है, और यही लाइट को क्या करता है, कैप्चरिंग करने का काम करता है। इसलिए लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगी, ये क्लियर हो जाएगा थाइलेकोइड्स के अंदर। क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और आपके स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई पिगमेंट प्रेजेंट होता नहीं है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर किसका, तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है आपके क्लोरोप्लास्ट का। आपको जो बेसिक पॉइंट याद रखने हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिक ऑर्गेनल है, डायमॉर्फिक ऑर्गेनल का मतलब क्या हो जाएगा, या तो ग्रेनल होगा या एग्रेनल होगा। अब ये होता क्या है ग्रेनल और ग्रेनल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, इसका मतलब क्या है कि उसका अपने पास क्या होता है, खुद का सेल्फ डीएनए होता है, जिसकी वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेट भी कर सकता है। और स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसमें लेस प्रोटीन और परमिएबल होता है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, मोर प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसके अंदर और सेलेक्टिवली या सेमी परमिएबल होती है। और इनसे इनवेजिनेट होके क्या बनता है, स्ट्रोमा लेमेली बनती है। और स्ट्रोमा लेमेली आगे जाके क्या बनाती है, थाइलेकोइड्स बनाती है। पर थाइलेकोइड जो होता है वो अपने आप पे एक एक अरेंज होता है, और अरेंज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। जबकि सिंगल स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, थाइलेकोइड कहेंगे। इसी थाइलेकोइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो लाइट रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो स्ट्रोमा है इसमें यानी मैट्रिक्स, जो फ्लूइड की हम बात करते हैं, तो जो फ्लूइड होता है उसके अंदर क्या होता है, रिच इन एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर डार्क रिएक्शन। मतलब डार्क रिएक्शन के लिए जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपके स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे एग्जांपल ले लेते हैं रूबिस्को, रूबिलोज बाइफॉस्फेट जिसको हम कहते हैं, ये क्या है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड। मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला दुनिया के अंदर प्रोटीन कौन सा है, तो रूबिस्को होता है। आपको ये ध्यान रखना। सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम, ग्रेनम, इसके बाद आपका डाइवेलेंट आयन जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज और फेरस आयन, ये सब किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आपके स्ट्रोमा के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है, 70S होता है। और इसके अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद जो बचता है इससे रिलेटेड वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम लोग चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका एग्जाम्पल नंबर 9 है। अभी तक सिंपल सॉल्यूशन सीख लिया था। अगर आपको कोई इन इक्वेशन दे रखी है, वहाँ पर x और y का वैल्यू कैसे फाइंड करना है ये हमने देख लिया। अब हम इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व ग्राफिकली, या फिर क्वेश्चन इज लाइक दिस, सॉल्व दिस इक्वेशन या फिर इन इक्वेशन ग्राफिकली। हमको ग्राफ के थ्रू उसको सॉल्व करना, मतलब x और y का वैल्यू लाना। तो सबसे पहले चीज़ ये होती है कि जब आप इसको ड्रॉ करते हैं तब यहाँ ग्रेटर देन का साइन है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या रहेगा, अगर सिर्फ सिंपल इक्वल टू 6 होता तो आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर जो इनकी मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1 है। 1 होने की वजह से लीनियर इक्वेशन कहते हैं, रेखिक समीकरण। और इनको जब हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं, जब इसको एज ए ग्राफ प्लॉट किया जाता है, तो वहाँ पर हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। वेदर इट इज ऐसा मिले, ऐसा मिले, ऐसा किसी भी तरीके का, बट इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ग्रेटर देन आता है तो वहाँ पर उस लाइन के आसपास का एरिया कवर होता है। जैसे जब कोई लाइन ड्रॉ की जाती है किसी ग्राफ में, दिस इज योर x, दिस इज -x, दिस इज y एंड दिस इज -y। तो जब ये मान लेते हैं कि ये कोई लाइन ड्रॉ करी इस इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पर दो तरीके के रीजन बन जाते हैं अगर ग्रेटर देन यूज कर रखा है तो। एक रीजन होता है, एक तो इसके नीचे वाला, लाइन के नीचे का जो हिस्सा होता है, जो लाइन पूरा कवर कर रही है, ये पूरा इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ये बोलते हैं बिलो द लाइन। ये जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं बिलो द लाइन।
इस रीजन को कहा जाता है। ये जो क्षेत्र है उसको कहते हैं हम लाइन के नीचे की तरफ, और ये वाला जो होता है ये होता है अबव द लाइन, अबव द लाइन। इसको समटाइम फर्स्ट रीजन भी कहते हैं, दिस इज द सेकंड रीजन। तो ये जो लाइन है इस पूरे के पूरे ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। फर्स्ट इज द फर्स्ट रीजन जिसको हम बिलो द लाइन कह रहे हैं, एंड द सेकंड वन इज द सेकंड रीजन। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमको पता चलेगा कि इसका जो सॉल्यूशन है वो बिलो द लाइन होना चाहिए या फिर अबव द लाइन होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं, ये तो बात हो गई इसकी ग्राफ की। तब इस ग्राफ को प्लॉट कैसे करना है? सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि बिलो द लाइन इसका सॉल्यूशन होगा या फिर अबव द लाइन। सिंस यहाँ ग्रेटर देन है तो उसके आगे के सारे नंबर्स कवर होंगे या फिर उसके पीछे के सारे नंबर्स कवर होंगे। तो अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहला काम जो हम करते हैं कि ग्राफ में प्लॉट करना है तो 3x + 2y = 6 लिखा जाएगा। इक्वल टू 6 लिखेंगे और यहाँ से हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे कि वो अगर ये इक्वल टू 6 है, मतलब ग्राफ में हमको पहले लाइन तो ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइन के बाद की बात है कि ग्रेटर है या लेस है। तो सबसे पहला काम इस लाइन को ड्रॉ करना जरूरी। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इसको लिखेंगे इक्वल टू 6। सिंस 3x + 2y = 6, इस लाइन के लिए पॉइंट्स निकालेंगे। तो एट x = 0, जब x 0 होगा, एट x = 0, 3 × 0 + 2y = 6, ये 0 हो जाएगा, 2y = 6 एंड यहाँ पर y = 3। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट आया दैट इज, पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर उसके बाद में y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो a पॉइंट का जो xy कोऑर्डिनेट है दैट इज 0, 3, 0, 3। सेकेंड, ये तो पहली चीज़ होगी। सेकेंड लिया हमने 8, y = 0। हम x = 0 और y = 0 क्यों ले रहे हैं? जब भी कोई लाइन ड्रॉ होती है एटलीस्ट 2 पॉइंट तो आपको चाहिए ताकि आप उस पूरी लाइन को ड्रॉ कर सकें। कम से कम 2 तो चाहिए। उस पूरी लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बीच में होते हैं और इसके आगे भी होते हैं, क्योंकि लाइन का कोई एंड नहीं होता। लाइन का मतलब ये है कि जो इनफाइनाइट तक चल रही है, ये इट इज़ नॉट द लाइन सेगमेंट, रेखा खंड नहीं है, ये रेखा है। तो ये इनफाइनाइट तक जाती है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। तो इस वजह से हम सिर्फ इसका जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, कोई भी 2 पॉइंट्स चाहिए रहते तो वो 2 पॉइंट्स अपन मेनली कहाँ से लाते हैं? एक बार x = 0 लेंगे, दूसरी बार y = 0 लेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आ जाएगा। तो एट y = 0 तो क्या बनेगा? ये 3 × x प्लस ये तो 0 बन जाएगा, 2 × 0 = 6। तो यहाँ से 3x = 6, तो यहाँ से आ गया x = 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा b पॉइंट विच इज एक्स वाई लिखते हैं तो 2 0। तो 1 पॉइंट इज 0 3 एंड द सेकेंड इज 2 0। तो हमको ये तो पता चल गया कि ड्रॉ कैसे करना है। तो देखते हैं यहाँ पर, मैं पहले ड्रॉ करके बताती हूँ। दिस इज योर ग्राफ, ऑरिजिन है ये। इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट लेने हैं। अगर आपने 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 1 लिया है तो अगले 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 2 है। मतलब ये जो खाने हम बनाने वाले 1 2 3 4 उनका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये जो ब्लॉक है ये 5 सेंटीमीटर का, तो सेकंड भी 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो जो मेजरमेंट स्टार्टिंग के लिए लिया है वही आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे। 4 5 यहाँ पे ले लिया 1 2 3 एंड 4। आपकी जो मेन नोटबुक है उसी में कर लेना। ग्राफ में अगर नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, और अगर ग्राफ लाते हैं इस चैप्टर के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, आप ज़्यादा अच्छे से इसको कर सकेंगे। अब देखते हैं पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। पहला है 0 3, तो 0 x कोऑर्डिनेट पे तो 0 और y कोऑर्डिनेट पे 3, 0 और 3। नेक्स्ट इज 2 0, तो इस पर आता है 2 और 0, तो x पर 2 और y कोऑर्डिनेट पे 0। अब इन दोनों को मिला देते हैं तो आपका लाइन बन गया पूरा का पूरा। तो इसीलिए यहाँ पर पॉइंट्स लिए थे, एक बार 0 लो, एक बार x को 0 लो और एक बार y को 0 लो, तो आपका पूरा लाइन बन जाएगा। अब ये तो हो गया लाइन का डायग्राम, लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है ग्रेटर देन 6।
तो ऐसी क्वेश्चन में अगर हमको रीजन बताना है, ग्रेटर या लेस में क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन है उसका आंसर 6 के अंदर है, लेस देन 6 है, तो इसका मतलब है कि 6 से जितनी भी छोटी छोटी वैल्यूज, जितनी भी छोटे नंबर्स हैं वो सारे काउंट होते हैं टिल द माइनस इनफाइनाइट, और 6 से बड़ा मतलब 6 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं सारे उसमें कवर आ रहे हैं। और इसके अंदर क्या है, कुछ लिमिटेड जो पॉइंट्स है वही आ रहे हैं, x इक्वल टू 6 वाले ही आ रहे हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 की ही लाइन ये है, हमको तो ग्रेटर देन का चाहिए। तो ग्रेटर देन के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ आप पहले नोट कर लेना। इसके बाद का जो प्रोसीजर है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो लाइन है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। फर्स्ट रीजन ये पूरा आ जाता है यहाँ पर, जब फर्स्ट रीजन की बात करते हैं ये पूरा का पूरा, एंड द सेकेंड रीजन इज लाइक दिस। तो फर्स्ट रीजन इसका आंसर है या सेकंड रीजन, ये कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, पुट एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। जो क्वेश्चन है आपके पास उसके अंदर हमको 0 0 रखना है। वो क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पर 0 0 रखना है, x की जगह पर भी और y की जगह पर। 3 इंटू 0 प्लस वाई इंटू 0 इज ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पर क्या है, 0 इज ग्रेटर देन 6। ये चीज़ हमारे पास आई, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 0 इज ग्रेटर देन 6। पहले चीज़ ये बताओ कि ये सही बात है या नहीं, ये जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। क्या 0 6 से बड़ा होता है, यहाँ लिखा है 0 इज ग्रेटर देन 6, 0 इज द नंबर विच इज ग्रेटर देन 6, 0 से बड़ा है ये बिल्कुल ही गलत बात है। 0 जो है हमारा 6 से छोटा, इसका मतलब ये जो कंडीशन कह रहा है तो हम इसको कहेंगे दिस इज फॉल्स, यह असत्य है। तो जब भी ये सिचुएशन करने पर x और y कोऑर्डिनेट की जगह 0 रखने पर, क्वेश्चन में x और y के प्लेस पे 0 रखने पर अगर आपके पास फॉल्स कंडीशन आता है तो आप हमेशा चूज करेंगे सेकंड रीजन, हमेशा आप सेकंड रीजन लेंगे। और अगर नहीं भी समझ में आता तो दिस इज द थिंग कि यहाँ लिखा है 0 इज ग्रेटर देन 6, तो मतलब कि आप ग्रेटर वाला पोर्शन जो रहेगा, मतलब इस लाइन से ग्रेटर, तो इसी लाइन के अलॉन्ग हमको चलना है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन जो आपका इसका आंसर होना चाहिए। तो सेकंड रीजन इज द, सिंस दिस इज फॉल्स, जब भी आपका आंसर फॉल्स आए तो सेकंड रीजन जो आपका अबाउ द लाइन है दैट शुड बी द आंसर। तो सिंस दिस इज फॉल्स, चूंकि ये असत्य है, अतः देयरफॉर रीजन सेकंड, ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ अबाउ द लाइन, above the line should satisfy the inequation। अब देखो यहाँ पर जैसे ही फॉल्स आता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो सेकंड रीजन या फिर अबाउ द लाइन है शुड सेटिस्फाई द इनइक्वेशन, वो असमीका को संतुष्ट करना चाहिए। कहने का मतलब हमारा जो आंसर है दैट शुड बी द सेकंड रीजन अबाउ द लाइन। जब भी आता है 0 इज ग्रेटर देन 6 यानी कि 0 से बड़ा, यानी कि 0 से बड़ा वाला लाइन कौन सा होगा, 0 से दूर जाता हुआ, तो 0 से बड़ा ये बाहर की तरफ, तो अबाउ द लाइन वाला जो रीजन रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा। और यहीं पर आता 0 इज लेस देन 6, मान लेते इस क्वेश्चन का आंसर आता है 0 इज लेस देन 6, तो हम कहते हैं ये बात तो सही है बिल्कुल। जैसे ही ट्रू हो जाता है तो हमारा जो डायरेक्शन होता है आंसर का वो टूवर्ड्स द 0 हो जाता है, और ये अवे फ्रॉम द 0 हो जाता है, ये टूवर्ड्स द 0 या फिर बिलो द लाइन हो जाता है। ठीक है, तो आप बस इतना ध्यान रखें कि जब भी ट्रू कंडीशन आएगी, ट्रू आएगा आपका ये कंडीशन, तो उस टाइम सेकेंड रीजन लेंगे, फॉल्स आएगा तो हम फर्स्ट रीजन लेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। After this,
वन मोर थिंग वॉज देयर, सिंस ये जो लास्ट क्वेश्चन था वहाँ पर ग्रेटर देन 6 दे रखा था, तो जो भी आपकी लाइन ड्रा हुई थी उसके ऊपर की तरफ अबाउट द लाइन वाला पोर्शन जो था सेकंड रीजन था, वो हमारा आंसर था। लेकिन सिंस यहाँ पर ओनली ग्रेटर है, नॉट द इक्वल टू, ओनली ग्रेटर है, तो इससे बड़े वाली वैल्यूज ही यहाँ पर कवर होती है। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ये वाला जो रीजन है, ये जो लाइन है, वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है। जैसे यहाँ इक्वल टू आता है तो हम कहेंगे कि जो लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ही रहे, साथ में इससे बड़े वाले जो है वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब सिंस यहाँ पे ओनली ग्रेटर है, इसका मतलब इस लाइन से बड़े वाले, इस लाइन के अलावा जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, जितना भी रीजन आगे कवर हो रहा है, वो हमारा आंसर होगा। लाइन पर जितने भी पॉइंट्स है वो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब तक जब तक यहाँ इक्वल टू साइन नहीं आता। इक्वल टू आता है तो लाइन वाले पॉइंट्स भी सेटिस्फाई करेंगे, वो भी आंसर में इंक्लूड होंगे। इक्वल टू नहीं है तो ये आंसर में इंक्लूड नहीं होगा, ओनली इसके ऊपर वाला एरिया ही इंक्लूड होगा। जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा ही है, 3x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें सेम रहेगा एज इट इज, जब मैं रखूंगी x इक्वल टू 0 तो वी विल गेट, डायरेक्टली हो रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, x इक्वल टू 0 रखते तो कुछ आएगा ही नहीं, डायरेक्टली हो जाएगा। तो 3x - 6 इक्वल टू 0 लिया, यहाँ से 3x इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू क्या आ गया, और y कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं यहाँ पर। ओके, देखो इस टाइप का इक्वेशन कभी भी बनता है तो अपन कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ओनली लिखा है x इक्वल टू 2, तो हम अनदर पॉइंट कहाँ से लाए, y तो है ही नहीं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, x - x, ओनली x कोऑर्डिनेट आ गया, 1 2 3 4 1 2 3 ऐसे आगे चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ बोला x इक्वल टू 2, तो जो भी पॉइंट दे रखा है, अब यहाँ y है ही नहीं तो मैं y को क्या कंसीडर करूँ कि एट y इज इक्वल टू, सिंपल सा उस इन इक्वेशन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, वहाँ पर x इक्वल टू 2 आया, तो ये पॉइंट मैंने ले लिया। अब आपको जब कहा होता है कि x इक्वल टू 2 पर एक लाइन ड्रॉ करो, तो यू विल डू लाइक दिस। सिंस x इक्वल टू 2 फाइनल है, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम, तो ऑब्वियसली इस पर लाइन ड्रॉ होगी और इस तरीके से ड्रॉ होगा, y के पैरेलल लाइन जाएगी। अगर आपको कहा जाए y इक्वल टू 2 पर लाइन ड्रॉ करो, तो ये पॉइंट है, इस पर लाइन ड्रॉ करनी तो इस तरीके से जाएगी, इसी पॉइंट पर, ना इससे आगे ना ज़्यादा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट तक जाती है ये लाइन, तो ये लाइन तो फाइनल हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 0 पुट 0 0 इन इक्वेशन 1 के अंदर जब हम रखेंगे तो क्या होगा, 3 × 0 - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या है, -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब 6 का ये जो माइनस ट्रांसफर होगा, जब हम लिखेंगे 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब जैसे ही मैं ट्रांसफर करती हूँ 0 इधर आएगा, ये होगा लेस देन इक्वल टू -6। तो क्या 0 -6 से छोटा होता है, ना जी ना, बिल्कुल नहीं होता। -6 से छोटा कैसे होगा, ये तो बड़ा होता है। तो दैट मीन्स द सिचुएशन, द कंडीशन इज फॉल्स, और फॉल्स होने पर हम क्या लेते हैं, अबव द लाइन लेते हैं, ना कि बिलो द लाइन। अब इसके लिए ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, तो इसका आंसर जो होगा वो सेकंड रीजन में एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट भी और सारी इक्वेशन है, बस ये ध्यान रखें, लाइन तो आप ड्रॉ कर देंगे, आपको देखना है कि उसका जो आंसर है, आंसर का रीजन बिलो द लाइन है या फिर अबव द लाइन है, लाइन के नीचे की तरफ है या फिर लाइन के ऊपर की तरफ है, या फिर 0 की ओर है या फिर 0 से दूर है, फर्स्ट रीजन है या सेकंड रीजन है, बस कहने के तरीके हैं ये। ठीक है, तो ये फाइनल रखो कि व्हेन कंडीशन जो आपका आ रहा है वो ट्रू आ रहा है, कंडीशन अगर ट्रू है, सही आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, द आंसर वुड बी सेकंड रीजन, और अगर कंडीशन फॉल्स आता है तो आंसर शुड बी फर्स्ट रीजन। ओके,
क्लियर है? इसके बाद की क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट दैट। नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, और जो सब्सक्राइब बटन है वो भी आप प्रेस कीजिए। थैंक यू।